हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक सेल का विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हम सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में जानेंगे। माना हमारे पास कोई सेल है, ये सेल का प्रतीक होता है। यहाँ पर ये सेल का धन टर्मिनल तथा ये सेल का ऋण टर्मिनल है। अगर हम यहाँ पर कोई कुंजी जोड़ दें तथा इस सेल को किसी विद्युत परिपथ से जोड़ दें, मान के चलेंगे ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रवाहित होगी। ये हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर हम यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को, क्योंकि यहाँ पर आवेश प्रवाहित होगा, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि एकांक आवेश को सेल सहित, मतलब यहाँ से अगर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है तो पूरे परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा, मतलब इस सेल के द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सिंपल सी बात है। एक बार फिर से समझेंगे कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। यहाँ से भी अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है? W/Q होता है। कितना होता है? ई बराबर होता है W/Q। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q का मात्रक हो जाएगा कूलम। यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या एक और मात्रक होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? इसका अन्य मात्रक होता है वोल्ट। एक मात्रक होता है इसका जूल प्रति कूलम तथा एक अन्य मात्रक होता है इसका वोल्ट। या तो हम जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर वोल्ट भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, या एक अन्य मात्रक होता है इसका वोल्ट। अगर हम इसकी राशि की बात करें तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। क्लियर है? यह एक अदिश राशि है। ये हो गया हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते किसे हैं। यहाँ पर उससे पहले सेल का चित्र बनाएंगे। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक पात्र लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पात्र, जिसे हम बर्तन भी बोल सकते हैं। इसका अगर हम नाम की बात करें तो इसको वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वोल्टामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वोल्टामीटर कहा जाता है। इस वोल्टामीटर में या फिर इस बर्तन में कुछ द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? इस बर्तन में एक द्रव भरा होता है जिसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वैद्युत अपघट्य। क्या कहा जाता है? इसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है।
सबसे पहले एक बर्तन लिया जाता है जिसे वोल्टामीटर कहा जाता है। इस बर्तन में एक द्रव भरा होता है जिसे वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। इस वैद्युत अपघट्य का एक विशेष गुण होता है कि यह आयनों में विभाजित हो जाता है। अगर इस वैद्युत अपघट्य में धातु की छड़ें डाली जाती हैं, क्या डाला जाता है? अगर इस वैद्युत अपघट्य में धातु की छड़ें डाली जाती हैं, यहाँ पर हमने धातु की 2 छड़ें डाल दी। इन धातु की छड़ों को क्या कहते हैं? इन धातु की छड़ों को कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर कहेंगे इन धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये दोनों धातु की छड़ें हैं, इनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही ये धातु की छड़ें इस वैद्युत अपघट्य में जाती हैं तो एक धातु की छड़ पर धनायन तथा दूसरी धातु की छड़ पर ऋणायन आ जाता है। जिस धातु की छड़ पर धनायन आता है वह सेल का धन टर्मिनल तथा जिस धातु की छड़ पर ऋणायन आता है वह सेल का ऋण टर्मिनल कहलाता है। यहाँ पर धातु की छड़ पर जो धनायन आता है यानी कि धन टर्मिनल को क्या कहते हैं? कैथोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। और ऋण टर्मिनल वाली कुछ छड़ को क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस छड़ पर धनावेश आता है उस छड़ को कैथोड तथा जिस छड़ पर ऋणावेश आता है उस छड़ को एनोड कहा जाता है। क्लियर है? जब हम इन दोनों धातु की छड़ों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब बात यहाँ से बनती है, यानी कि कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के मार्ग में विद्युत अपघट्य द्वारा एक रुकावट उत्पन्न होती है। मतलब जैसे ही विद्युत धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी तो यहाँ पर भी एक रुकावट उत्पन्न होती है। इस विद्युत अपघट्य के द्वारा मार्ग में यानी कि धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, ये क्या है? ये सेल का विद्युत अपघट्य है। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, किसके द्वारा? सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, ये जो विद्युत अपघट्य है इसके द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा, ये जो द्रव भरा हुआ है इसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अगर हम इसकी निर्भरता की बात करें कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है तो हम लिख सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या लिख सकते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी r के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी r के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा नंबर 2 हो जाता है यहाँ पर, यह दोनों प्लेटों के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये है कि ये जो प्लेटें हैं ये जितनी दूरी पर होंगी उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा। मतलब अगर बीच की दूरी बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि यह प्लेटों के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं
कि यह प्लेटों के क्षेत्रफलों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत अपघट्य सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? यह विद्युत अपघट्य सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 4 है, यह विद्युत अपघट्य एवं प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नंबर 4 कौन सा है? यह विद्युत अपघट्य एवं इसकी प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, यह समय के साथ घटता और बढ़ता रहता है, मतलब समय के साथ बदलता रहता है। हम कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, यह समय के साथ बदलता रहता है। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे सेल का टर्मिनल विभवांतर, यानी कि सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। मान के चलेंगे, माना हमारे पास कोई सेल है। क्या है? माना हमारे पास कोई सेल ई है, ये इसका धन टर्मिनल तथा ये इसका ऋण टर्मिनल है। यहाँ पर अगर हम कोई कुंजी लगा दें तथा इस सेल को किसी परिपथ से जोड़ दें, किससे जोड़ दें? इस सेल को किसी परिपथ से जोड़ दें। यहाँ पर ये कुछ प्रतिरोध लगा दिए गए हैं। क्या लगा दिए गए हैं? यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिए गए हैं। मान के चलेंगे ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। और यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर कोई बिंदु B है तथा यहाँ पर कोई बिंदु C है। अगर हम यहाँ पर सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें या इसे परिभाषित करें तो हम लिख सकते हैं कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। एक बार फिर से समझेंगे कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं, मतलब या तो इन दोनों बिंदुओं के बीच या फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस कार्य को ही टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। इसे हम VAB, अगर हम A और B के बीच में टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है A और B के बीच टर्मिनल विभवांतर VAB बराबर क्या होगा? WAB/Q। क्लियर है? अगर हम B और C के बीच का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं B और C के बीच टर्मिनल विभवांतर, B और C के बीच टर्मिनल विभवांतर VBC बराबर क्या हो जाएगा? WBC/Q। एक बार फिर से समझेंगे कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही सेल या फिर उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर किसी दो बिंदुओं के बीच कोई परिपथ है, उनके दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें तो हम लिख सकते हैं A और B के बीच का टर्मिनल विभवांतर VAB बराबर WAB/Q। अगर हम B और C के बीच का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा VBC बराबर WBC/Q। क्लियर है? अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा W का मात्रक क्या होगा? जूल। क्या हो जाएगा? जूल। और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या अन्य मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट। क्या हो जाएगा? इसका अन्य मात्रक हो जाएगा वोल्ट। एक बार फिर से समझाएंगे कि टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। क्लियर है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य ही टर्मिनल विभवांतर, यानी कि उन बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित कराने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को प्रवाहित करा रहे हैं तो वहाँ पर प्रवाहित कराने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल विभवांतर कहा जाता है। क्लियर है? इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलम। क्या हो जाता है? इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलम। अगर हम इसके अन्य मात्रक की बात करें तो इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। क्लियर है?